कंडीशन अंडर रूल 5 फॉर कंपोजिशन लेवी, इसमें से कौन सा कंपोजिशन लेवी का कंडीशन नहीं है वो आपको बताना है। तो आंसर इज सी, इश्यू अ टैक्स इनवॉइस। ये आप कंपोजिशन स्कीम में आप टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। बाकी की सारी कंडीशन है, जैसे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को साइन बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, फिर पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज तो वो तो करता ही है कंपोजिशन स्कीम में, अगर रिवर्स चार्ज है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। नॉट बीइंग ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सी है। बाकी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी है। बाकी ये भी सही है कि नॉट बीइंग ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बट यहाँ पे नॉट लिखा है इसलिए वो आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम टर्नओवर इन द स्टेट फॉर टैक्स कंप्यूटेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम। जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, सॉरी कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो वो कैलकुलेट करना है, तो इसमें से क्या चीज़ आपको एक्सक्लूड करना है। तो टैक्सेबल सप्लाई तो इंक्लूड करना है, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स तो ये इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इंटरेस्ट इनकम्स ऑन लोन वो कभी भी ऐड नहीं होता। तो क्या ऐड, ये डी तो ऐड हो जाता है इंट्रास्टेट सप्लाई, तो जो भी जितना भी आउटवर्ड सप्लाई वो सारा ऐड होता है, खाली ये डी 18 में सी वाला इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स वो ऐड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग अबाउट विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कंपोजिशन स्कीम का विड्रॉल करते हो तो उसमें क्या आपका आंसर होना चाहिए। तो कैन बी डन एनी टाइम विदाउट इंटीमेशन, मस्ट बी इंटीमेटेड within 7 days of disqualification, can continue till end of the financial year, no need to file stock details। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, मस्ट बी इंटीमेटेड विद इन 7 days ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। जैसे ही डिसक्वालीफाई हो जाता है कंपोजिशन स्कीम से, उसका लिमिट बढ़ जाता है, जैसे उसको कंपोजिशन स्कीम में रहने के लिए एक लिमिट चाहिए बराबर है, और वो लिमिट से वो उसका टर्नओवर एक्सटेंड यानी बढ़ जाता है, तो उसके लिए उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। डिसक्वालीफाई हो गया तो 7 days के अंदर अंदर उसको इंटीमेट कर देना पड़ेगा कि नाउ ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा आंसर है बी, मस्ट बी इंटीमेटेड विद इन 7 days ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। बाकी सब गलत है, कैन बी इंटीमेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग विदाउट इंटीमेशन ये नहीं है, कैन बी कंटिन्यू टिल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये भी नहीं है, एंड नो नीड टू फाइल स्टॉक डिटेल्स, क्योंकि स्टॉक डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा जब भी आप विड्रॉल करते हो कंपोजिशन स्कीम में से, जब भी आप बाहर निकलते हो तो आपको स्टॉक डिटेल बताना पड़ेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर डेनियल और डिनायल ऑफ कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटीज, यानी आप कौन सा वैलिड रीजन नहीं है डिनाइल के लिए कंपोजिशन स्कीम के लिए। इंटरस्टेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड गुड्स, सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें ना आंसर जो डी है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो विच ऑफ द फॉलोइंग ये कंडीशन नहीं है। बाकी सब देखो, इंटरस्टेट सप्लाई करोगे तो कंपोजिशन स्कीम में से निकल जाओगे। एक सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड ये भी, ये कोई डिनाइल का कंडीशन नहीं है, तो ये बी एंड डी दोनों करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बी भी होना चाहिए एंड डी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बी एंड डी दोनों आंसर आपका प्रॉपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड बाय कंपोजिशन डीलर, इसमें कंपोजिशन डीलर को क्या नहीं लिखना है, जीएसटीएन नंबर, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन साइन बोर्ड, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, तो ये सारा उसको देखो, जीएसटीएन नंबर तो वो लिखता ही है, टैक्स इनवॉइस वो इश्यू नहीं कर सकता बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a), 10(2)(a यानी दूसरी वाली स्कीम, उसमें से कौन सा वाला ट्रू है। तो इट इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर, तो ये तो गलत है। ओनली फॉर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी गलत है क्योंकि उसके लिए तो 10(1) है। एंड फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, ये वाला ऑप्शन सही है कि 10(2)(a किसके लिए, फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी, इसमें से कौन सी चीज एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होती। एक्सपोर्ट ये तो इंक्लूड होता है, इंटरस्टेट सप्लाईज ये भी इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट इनकम ये इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस दैट इज नॉट कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द एलिजिबिलिटी।
तो आंसर सी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म फॉर ऑप्टिंग इनटू कंपोजिशन स्कीम। आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो जीएसटी CMP 02 भरना पड़ेगा। कल भी ये आया था MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिक्वेंस ऑफ एक्सीडिंग टर्नओवर लिमिट अंडर कंपोजिशन स्कीम। जैसे ही टर्नओवर लिमिट एक्सटेंड यानी एक्सीड कर लेता है तो उस केस में आपका क्या नॉट दी कंसिक्वेंसेस, इसमें से क्या कंसिक्वेंसेस नहीं होगा वो आपको बताना है। लैप्स ऑफ स्कीम, ये तो होता है रन, जैसे ही टर्नओवर बढ़ता है तो आप स्कीम में से निकल जाते हो। स्विच टू रेगुलर स्कीम, तो ये स्विच टू रेगुलर स्कीम में आप जा सकते हो। कंटिन्यू टिल ईयर एंड, आप ईयर एंड तक कंटिन्यू कर सकते हो। एंड फाइल इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल, तो इसमें से कौन सा कंसिक्वेंसेस नहीं होगा? इन लोगों ने आंसर लिखा है कंटिन्यू टिल ईयर एंड, तो ये आप नहीं कर सकते हो। ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर स्कीम में तो जाना पड़ेगा, फिर आपको स्कीम लैप्स चली जाएगी और आपको इंटीमेशन भी देना पड़ेगा। खाली सी जैसा आंसर है कि कंटिन्यू टिल ईयर एंड, आप ईयर एंड तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपका टर्नओवर क्या हो गया? बढ़ गया। इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, इसमें से क्या बेनिफिट नहीं है? तो सिंपल कंप्लायंस, लोअर टैक्स रेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड एनुअल रिटर्न, क्या बेनिफिट नहीं है इसमें से? है ना, हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए पर्सन विथ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन। अगर एक ही पर्सन का एक ही पैन कार्ड में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो उसको मतलब क्या आंसर सही बनता है? कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन इन वन एंड रेगुलर इन अनदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर उसको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो दोनों जगह पे लेना पड़ेगा। मस्ट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन इन ऑल, बराबर, ये सही आंसर है। कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एट ऑल, तो ये गलत आंसर है। एंड मस्ट ऑप्ट फॉर रेगुलर स्कीम, ये भी गलत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसके लिए। तो क्या आंसर आएगा? मस्ट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन इन ऑल, अगर एक में लिया है तो सब में लेना पड़ेगा ये कंपोजिशन स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a notified disqualification service under section 10 subsection 2A। तो देखो इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है जो डिसक्वालिफाइड है? लीगल सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, सर्विस थ्रू ई कॉमर्स। तो देखो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 10(1) है, तो इसके लिए आपको 10(2A) में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक ही सर्विस है जिसमें आप 10(2A) नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी 10(1) उसके अंदर है, बराबर। नाउ बताओ ये वाला आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिटर्न फॉर कंपोजिशन डीलर। कौन सा रिटर्न फाइल करेगा अगर रिटर्न भरना है तो उसको, अगर पे करना है, टैक्स पे करना है तो? देखो GSTR 1 तो रेगुलर के लिए है, GSTR 9 भी रेगुलर पर्सन के लिए एनुअल रिटर्न है, GSTR 7 तो NRDB या CTP के लिए है। तो यहाँ पे आंसर आएगा GST CMP 08, जिससे वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है, पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता है। Now, which of the following is not a valid turnover limit for composition scheme under section 10 subsection 1? क्या सेक्शन 10 और सबसेक्शन 1 में कौन सी वैलिड लिमिट नहीं है ये बताना है। तो 10(1) में एक तो 1.5 करोड़ है और एक दूसरा है 75 है, उसके अलावा वैलिड लिमिट नहीं है। तो 1.5 करोड़ फॉर मोस्ट स्टेट, 75 लाख फॉर 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 50 लाख फॉर सर्विस अंडर सेक्शन 10(2A), ये भी वैलिड है, 10(2A) में 50 लाख है। एंड 2 करोड़ फॉर ऑल स्टेट्स, ये लिमिट गलत है, बराबर, ये कभी भी लिमिट आता नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, Tolaram, a manufacturer under composition scheme has 2 units, A1 in UP and A2 in MP. Turnover in Q1 is 5 lakh, A1 स्टेट में, एंड 10 lakh, 5 lakh एंड 10 lakh है। व्हाट इज द टोटल टैक्स पेएबल अंडर कंपोजिशन लेवी? अब यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अगर वो कंपोजिशन स्कीम लिया है, अब देखो उसका टर्नओवर दे दिया है आपको, और ये कौन है? मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर के लिए क्या लगता है आपको? तो जो भी टोटल टर्नओवर है उसका आपको कितना करना पड़ेगा? 1% करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर उसका कितना हुआ? 15 लाख हुआ। 15 लाख का 1% करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 15,000। तो दैट विल बिकम योर आंसर। Bolaram, a trader under composition scheme, sell both taxable and exempt goods. यहाँ पे क्या है? बुलारा में ट्रेडर है, ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ट्रेडर है, और ट्रेडर के लिए पूरा का पूरा
टर्नओवर पे नहीं पे करना पड़ता। नाउ इन Q1 टैक्सेबल टर्नओवर इज 15 लाख, व्हाट इज टैक्स पेएबल? यहाँ पे तो आपको एकदम इजी कर दिया कि टैक्सेबल टर्नओवर दे दिया, बट अगर आपको टैक्सेबल टर्नओवर एंड एग्जाम्प्ट टर्नओवर दोनों साथ में दिया होता तो उस केस में आपको कितना सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेना पड़ता। तो 15 लाख पे आपको कितना करना पड़ेगा? 1%। 15 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। पर याद रखो कि अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल टर्नओवर दोनों दिया होता तो सिर्फ आपको टैक्स किस पे काउंट करना पड़ता? टैक्सेबल टर्नओवर पे काउंट करना पड़ता। नाउ Padmavati, a saloon stylist under section 10(2)(a) has turnover of rupees 5 lakh in Delhi and rupees 10 lakh in Haryana in Q1. What is the total tax payable? इसमें से total tax payable कितना है? तो देखो यहाँ पे देख लो 10(2)(a) है, उसका टर्नओवर कितना है? 5 लाख है, और दूसरा कितना है? 10 लाख है। बताओ कि इसका टोटल टैक्स पेएबल कितना हो जाएगा? तो ये सलून स्टाइलिस्ट है, तो इसके मतलब इसने 10(2)(a) का स्कीम लिया है, तो इसके लिए रेट कितना बनता है? 6% बनता है। तो 6% ऑफ टर्नओवर, तो टर्नओवर कितना है टोटल उसका? 5 + 10 15 लाख। बताओ आंसर क्या आएगा? 15 लाख का 6% 90,000। 15 6 90, बराबर ना? 90,000 होता है, तो दैट विल बिकम योर आंसर। तो चलो पढ़ो, ये जोर से पढ़ो। Champak, a photographer, starts business in April. He crossed 20 lakhs turnover in June and opt for composition skill under section 10 subsection 2A. What turnover is excluded for tax computation? यानी देखो वो उसने क्या किया, बिजनेस अपना अप्रैल में स्टार्ट किया था, फिर ही क्रॉसेस 20 लाख टर्नओवर इन जून एंड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a). व्हाट इज टैक्सेबल टर्नओवर इन एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्स कंप्यूटेशन? तो यानी उसने अपना बिजनेस अप्रैल में स्टार्ट किया था, अप्रैल में स्टार्ट किया था उसने बिजनेस, और उसका टर्नओवर क्रॉस कब हुआ? 20 लाख क्रॉस हुआ जून में। तो अब उसको है ना अप्रैल से लेके जून तक का जो भी है टर्नओवर वो एक्सक्लूड करना है। तो व्हाट टर्नओवर इज एक्सक्लूडेड फॉर टैक्स कंप्यूटेशन? तो आपको अप्रैल से लेके जून तक का टर्नओवर आपको क्या करना है? उसको एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि आपने टर्नओवर कब क्रॉस किया है? जून में। Ram Sevak has 16 lakh turnover in preceding financial year. Under section 10 subsection 1, what is the maximum value of service other than restaurant he can supply in current financial year? देखो इसका टर्नओवर कितना है? 60 लाख है, और ये क्या है? मान लो कि ये सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, और इसमें ऐसा रूल है कि पिछले साल का जो भी आपका टर्नओवर होता है उसके साथ आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, बट कितना? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज हायर, ये रूल है। तो आपका 10% ऑफ टर्नओवर कितना होगा? 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो आंसर क्या बनेगा आपका? 6 लाख बन जाएगा। नेक्स्ट वन, Kishori Lal and Sons has two office in Delhi. If one office opt for composition scheme, what is the implication for the other? अदर मीन्स एक, यानी एक यूनिट के लिए उसने कंपोजिशन स्कीम लिया, तो क्या दूसरे यूनिट के लिए कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको पूछा है। तो कैन ऑप्ट फॉर रेगुलर स्कीम दूसरे में, ये गलत आंसर है। मस्ट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये वाला सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट वन, अजय, रिपेयर सर्विस प्रोवाइडर इन राजस्थान, हैज 45 लाख टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर कितना है? 45 लाख। He procures items from Madhya Pradesh. Can he opt for composition scheme under section 10(2)(a)? तो आंसर इज यस, इंटरस्टेट परचेज इज अलाउड। आप इंटरस्टेट सेल्स नहीं कर सकते, बट परचेज कर सकते हो। इसने क्या किया? प्रोक्योर किया। प्रोक्योर किया मीन्स उसने परचेज किया, तो क्या वो अलाउड है? यस, अलाउड है अंडर सेक्शन 10(2)(a). नाउ
United Electronics has 1,20,000 turnover in the preceding financial year and want to provide repair services. What is the maximum value of service allowed under section 10 subsection 1? देखो यहाँ पे पिछले साल का टर्नओवर कितना है 120 लाख, उसका 10% करोगे तो कितना आएगा 12 लाख आएगा एंड 5 लाख विच एवर इज हायर. Answer is very simple. 12 lakh will become your answer. Sultan and Sons supplies taxable and exam goods within Maharashtra. Turnover is 130 lakh. Can they opt for composition scheme? तो yes, यहाँ पे taxable and exam goods within Maharashtra ही है और उसका टर्नओवर कितना है 130 लाख. तो यहाँ पे एग्जाम एग्जाम गुड्स आर अलाउड. तो यहाँ पे सारे के सारे आपके टर्न यानी कंपोजिशन स्कीम आप ले सकते हो. तो यस एग्जाम गुड्स आर अलाउड, नो एग्जाम गुड्स आर नॉट अलाउड. तो ये आंसर है ना बी प्रॉपर बनता है. नाउ नेक्स्ट वन, अ पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम क्रॉसेस 1.5 CR टर्नओवर ऑन December 9. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब क्या होगा December 9 का? कैन कंटिन्यू टिल मार्च. तो ये गलत आंसर है. मस्ट विड्रॉ इमीडिएटली, यहाँ पे उसको विड्रॉल करना पड़ेगा. कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, दूसरी स्कीम में चला जाएगा, ये तो पॉसिबल है. नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा. तो आपका आंसर है ना मस्ट विड्रॉ इमीडिएटली आपको करना पड़ेगा. नाउ अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सप्लाई. सप्लाई से रिलेटेड एमसीक्यूज है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है अभी. व्हाट इज ए टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? तो मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई. तो यहाँ पे सिंपल है सप्लाई, इसका एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज गुड्स अंडर जीएसटी? ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तो आता है. एक्शनेबल क्लेम भी आता है. देन मनी, ग्रास. तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो इंक्लूड नहीं होता, मनी, बाकी सब इंक्लूड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ सर्विस अंडर जीएसटी? इसमें से कौन सा सर्विस है? सेल ऑफ गुड्स नहीं है. यूज ऑफ मनी फॉर कन्वर्जन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, अप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज. तो ये ना यूज ऑफ मनी फॉर कन्वर्जन, यानी आप कन्वर्ट करते हो मनी को और उसके लिए अगर आपको कुछ कमीशन या पैसा मिलता है तो दैट विल कंसिडर एज ए सर्विस. तो बी वाला आंसर प्रॉपर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A? इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ सप्लाई नहीं है? तो सेल है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लीज है, रेंटल है, बट ये डोनेशन नहीं है बराबर. तो ये उसकी डेफिनेशन में नहीं दिया है डोनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन? यानी इसमें से कौन सी चीज है पैसा नहीं दिया है फिर भी उसको आप सप्लाई मानोगे? सेल ऑफ लैंड, ये तो आता ही नहीं है जीएसटी में. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट विद आईटीसी, अगर आप बिजनेस असेट को आईटीसी के साथ ट्रांसफर करते हो. डोनेशन टू टेम्पल, फ्री सैंपल्स. तो इसमें ना ये वाला आंसर आएगा अगर आप ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट करते हो जिसमें आपने ऑलरेडी आईटीसी लेके रखा है, अगर उस केस में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो भले सामने वाले से पैसा नहीं लेते हैं तो भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने जब परचेस किया था तब उस पर आईटीसी लेके रखा था. अब वही चीज आप बेच रहे हो बिना पैसों के, फिर भी आपका वो सप्लाई माना जाएगा. भले वो पैसा दे के ना दे, आपको उससे आईटीसी लेना पड़ेगा. नाउ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई. अगर आप इंपोर्ट करते हो सप्लाई पैसों से तो वो ओनली इफ in the course of business, only if forms related person, whether or not in the course of business, only if consideration is in money. तो I think C is the answer, क्योंकि आपको पैसा मिल चुका है तो business purpose is not required in case of importation of service, वहाँ पे ये जरूरी नहीं है. Which of the following is not treated as a supply under GST? इसमें से कौन सा सप्लाई नहीं है? Renting of commercial property, service by employee to employer, transfer of title in goods, and last one is सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन. देखो ये सारे के सारे है ना सप्लाई है, एक ही इसमें नहीं है सप्लाई. सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, बाकी सारा के सारा सर्विस माना जा सकता है. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट सप्लाई? इसमें से कौन सा कंपोजिट सप्लाई है? यानी मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल है. सेल ऑफ लैपटॉप विद बैग, सेल ऑफ चॉकलेट एंड जूस, रेंटिंग ऑफ हाउस एंड मिक्स फॉर मिक्स यूज, सेल ऑफ लैंड. तो इसमें कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल कौन सा है? तो आई थिंक सेल ऑफ लैपटॉप विद बैग, बाकी तो वो दूसरा वाला तो मिक्स सप्लाई. नाउ मिक्स सप्लाई इज ए टैक्सेबल एट. मिक्स सप्लाई में कौन सा रेट लगता है? तो मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट होता है वो लगता है. तो रेट ऑफ हाईएस्ट टैक्स आइटम्स, ये आएगा आंसर.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीम्ड एज सप्लाई अंडर शेड्यूल 1? शेड्यूल 1 में कौन सा सप्लाई नहीं है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विद आईटीसी, ये तो सप्लाई है। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ये भी सप्लाई है। गिफ्ट बिलो 50,000 टू एम्प्लॉय, ये सप्लाई नहीं है। 50,000 से नीचे का अगर आप अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हो तो वो सप्लाई नहीं माना जाता। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस पर्पस, तो देखो ये सारे में है ना पैसे नहीं है। शेड्यूल 1 मीन्स ऐसा सप्लाई जहां पे आप पैसा पे नहीं करते हो और फिर भी उसको सप्लाई माना जाता है। तो ऐसे केसेस 3 केसेस थे, बट एक जो सी वाला केस है वो नहीं है क्योंकि वो 50,000 से बिलो है। रान यहाँ पे आपको सामने कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो सप्लाई माना जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर शेड्यूल 2? इसमें से कौन सा शेड्यूल 2 का सप्लाई है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन। तो इसमें है ना सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सा है? तो रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी है वो सप्लाई ऑफ सर्विस का एग्जांपल है। बाकी के सारा है ना गुड्स का एग्जांपल है। तो एक ही है जो सर्विस था, तो सप्लाई ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स? अब ये बताने के इसमें से कौन सा गुड्स नहीं है? सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ये तो गुड्स है। हायर परचेज ऑफ मशीनरी, रेंटिंग ऑफ शॉप, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो इसमें ना मोस्ट प्रोबेबली आंसर है ना सी लग रहा है, रेंटिंग ऑफ शॉप, क्योंकि देखो वहां पे भी रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी था, यहाँ पे भी रेंटिंग ऑफ शॉप। और हायर परचेज ऑफ मशीनरी वो तो आपका हाँ ना, आपको पता है 2 परचेस आता था, इंस्टॉलमेंट परचेस एंड हायर परचेस। तो उसमें हायर परचेस में आपको ओनरशिप मिल जाता था पहले से। इंस्टॉलमेंट परचेस में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तब तक आपको ओनरशिप नहीं मिलता था, इसलिए है ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज? इसमें से कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, लीज ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड। तो इसमें बी आंसर है, लीज ऑफ बिल्डिंग। तो ये लीज ऑफ लैंड ये सप्लाई ऑफ सर्विस का एग्जाम्पल है, बाकी नहीं है, बाकी गुड्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्सेबल सप्लाई? इसमें से कौन सा टैक्सेबल सप्लाई नहीं है ये बताना है। तो सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई फॉर सर्विस फॉर कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर बिजनेस। इसमें एक है जिसमें जीएसटी नहीं लगना है, वो है सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स, उस पर नहीं लगता। एग्जाम है तो कहा है वो जीएसटी नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए पर्सन अंडर जीएसटी? इसमें से कौन सा पर्सन नहीं है? तो एचयूएफ ट्रस्ट, इंडिविजुअल या रणबीर कपूर एनिमल, तो यहाँ पे आएगा एनिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन सप्लाई अंडर शेड्यूल 3? तो इसमें शेड्यूल 3 में क्या नहीं आएगा? तो शेड्यूल 3 में देखो कौन सी सर्विस है जो नहीं है, बाकी सब एक है जो नहीं होगी, बाकी सब आएगी। सर्विस बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, ये शेड्यूल 3 में आता है क्योंकि नेगेटिव लिस्ट है। शेड्यूल 3 मीन्स नेगेटिव लिस्ट, इतनी सर्विसेज नहीं है आप पे उस पे जीएसटी लेना ही नहीं है आपको। सेल ऑफ लैंड, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, सर्विस बाय कोर्ट। तो देखो यहाँ पे सारे की सारे देखो सेल ऑफ लैंड है ना वो इमोबल गुड्स है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। पहला है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है, वो उसमें भी जीएसटी नहीं लगता। सर्विस बाय कोड है वो एक्चुअली कई बार उसको भी एग्जाम्प्ट किया है, तो सिर्फ आपका पास आंसर यही है, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है या सप्लाई बन जाता है। बट आपको यहाँ पे नॉन सप्लाई बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन सप्लाई अंडर शेड्यूल 3? डबल नेगेटिव यूज किया है क्योंकि ये सप्लाई है। जब भी आप डबल नेगेटिव यूज करते हो मींस पॉजिटिव हो गए हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम अंडर जीएसटी? इसमें से कौन सा है जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है? इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी, रेंट एरियर्स, बैंक गारंटीज। तो इसमें ना लॉटरी जो है ना वो है, बाकी सब एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता। लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये तीनों जैसी चीज है एक्शनेबल क्लेम है जिसपे जीएसटी लगता है, बाकी जीएसटी नहीं लगता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई? इसमें से कौन सा कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो बताना है आपको। होटल स्टे विद ब्रेकफास्ट, सेल ऑफ टीवी विथ वारंटी, सेल ऑफ चॉकलेट्स एंड बलून्स, एयर ट्रैवल विथ कैटरिंग। इसमें से एक कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो यस सी इज योर मिक्स सप्लाई।
बाकी की सारे कंपोजिट सप्लाई है। दोनों एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्स सप्लाई, इसमें से कौन सा मिक्स सप्लाई नहीं है वो बताना है। गिफ्ट पैक विथ चॉकलेट एंड टॉयज, सेल ऑफ लैपटॉप विथ चार्जर, सेल ऑफ वाटर बॉटल्स विथ रेफ्रिजरेटर, रेंटिंग ऑफ डी हाउस फॉर मिक्स यूज। तो आई बी वाला एकदम लैपटॉप। प्रॉपर आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन में कौन सा सप्लाई नहीं है। ट्रांसफर बिटवीन टू ब्रांचेस इन द सेम स्टेट अंडर वन रजिस्ट्रेशन, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन है क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक है, टू ब्रांचेस है इन द सेम स्टेट। अच्छा, सेम स्टेट भी देखना है आपको। ट्रांसफर बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच इन ए डिफरेंट स्टेट, ट्रांसफर बिटवीन टू रजिस्टर्ड ब्रांचेस इन ए सेम स्टेट, ट्रांसफर बिटवीन फैक्ट्री एंड डिपो इन ए डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ पे क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, आपको ये देखना है कि अलग अलग स्टेट हो ना तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन ही जाता है। तो आपका बी एंड डी तो ऑप्शन चला गया। अब आपको ए और सी के बीच में देखना है। ट्रांसफर बिटवीन टू ब्रांचेस इन द सेम स्टेट अंडर वन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर बिटवीन टू रजिस्टर्ड ब्रांचेस इन ए सेम स्टेट। देखो यहाँ पे टू रजिस्टर्ड ब्रांचेस है यानी अलग अलग ब्रांचेस है ऐसा मान लेते हैं। तो अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ, कौन सा डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये ए वाला है ना, वो प्रॉपर आंसर है। ट्रांसफर बिटवीन टू ब्रांचेस इन द सेम स्टेट, वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहां से हुआ। और रजिस्ट्रेशन भी एक ही लेके रखा है, दो लेके नहीं दो रखा है। है। हाँ, तो वो अलग पर्सन नहीं हुए, सेम एज पर्सन हुए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जॉब वॉर, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन ए गुड्स, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस सी नहीं है क्योंकि वो गुड्स है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन अंडर जीएसटी, इसमें से कौन सा वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। मनी, गुड्स, सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विसेज, इसमें से सी। कौन सा वैलिड कंसिडरेशन, क्या नहीं ले सकते आप बदले में। तो मनी, गुड्स, सी सब्सिडी सी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और सर्विसेज। तो आंसर इज सी। सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल एजेंट सप्लाई अंडर शेड्यूल वन, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का सप्लाई कौन सा नहीं है। देखो नहीं है वो बताना है। अगर एजेंट इश्यू इनवॉइस इन हिज ओन नेम, एजेंट रिसीव गुड्स इन ओन नेम, एजेंट इश्यू इनवॉइस इन प्रिंसिपल्स नेम, एजेंट सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल एजेंट सप्लाई अंडर शेड्यूल वन। तो देखो यहाँ पे एजेंट इश्यू इनवॉइस इन द प्रिंसिपल्स नेम, तो अगर वो खुद प्रिंसिपल के नाम पे ही इनवॉइस इशू कर देता है, खुद का नाम नहीं लगाता, तो फिर वो सप्लाई एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में नहीं हुआ। जस्ट एजेंट ने क्या किया, गुड्स को डायरेक्ट डिलीवर किया, बट नाम किसके आया। प्रिंसिपल। तो इस केस में है ना वो नहीं है। तो कब होता है वो, जब एजेंट अपना नाम लगाता है फिर में। देखो बाकी सब में ना उसका खुद का नाम, देखो पहले में भी खुद का नाम, बी में भी खुद का नाम और डी में भी खुद का नाम कि ऑन हिज बिहाफ। Now, next one, which of the following is not a supply under section 7, subsection 1, double A? कौन सा सप्लाई नहीं है। क्लब प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर, RWA collecting maintenance, इंडिविजुअल सेलिंग पर्सनल कार, एसोसिएशन सेलिंग गुड्स टू मेंबर्स। तो देखो यहाँ पे एक ही चीज है कि जो सप्लाई नहीं है, क्योंकि अपना पर्सनल कार बेचना वो कहाँ से सप्लाई हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, RWA मीन्स वो कोई मेंटेनेंस का स्कीम होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1C, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट विद ITC, बिजनेस असेट को आपने IT के साथ ट्रांसफर किया। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर बिजनेस, डोनेशन टू टेम्पल। तो इसमें डोनेशन टू टेम्पल नहीं है आपका आएगा। बाकी सब में कंसिडरेशन नहीं है। देखो बाकी सब में कंसिडरेशन नहीं है, आपको ये याद रखना है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1C में कंसिडरेशन नहीं होता, फिर भी वो सप्लाई माना जाता है। तो ये तीन केसेस है जिसमें आपका सप्लाई माना जाता है, जब फिर भी वो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर शेड्यूल 2, इसमें से कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है शेड्यूल 2 में। सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन, ये नहीं है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज,
सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इसमें से शेड्यूल 2 में क्या कंसिडर नहीं होता, तो यहाँ पे सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन उस पर कभी भी जीएसटी नहीं आता। तो ये वाला ऑप्शन बराबर है, बाकी सब आंसर में जीएसटी लगता है, बस खाली इसमें ही जीएसटी नहीं लगता। बिफोर कंप्लीशन सेल करते हो तो जीएसटी एप्लीकेबल है, बट आफ्टर कंप्लीशन सेल करते हो तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ना ऐसे केस स्टडीज भी आएंगे, आपको जस्ट बताना होगा कि ये सप्लाई है नहीं है, उसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो आपको ये लिखना, जैसे मैं मान लूँ कि सप्लाई सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, तो यू हैव टू राइट डाउन नो इट इज नॉट अ सप्लाई, and why it is not a supply, because it is sold after completion, but if it is sold before completion then it is considered as a supply and GST is applicable। तो ऐसे केस स्टडीज भी आपको सप्लाई में आएंगे 2-2, 3-3 मार्क में, और आपको उसका रीजन आउट करना है और आपको मार्क मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो ये एमसीक्यू नहीं है, ये आपको बड़े पेपर का भी प्रिपरेशन इससे हो जाएगा। Which of the following is not a supply of service under schedule 2? इसमें से कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है? तो देखो सेल ऑफ लैंड वापस, क्योंकि सेल ऑफ लैंड वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और गुड्स की डेफिनेशन में वो आता ही नहीं है, सर्विस की डेफिनेशन में भी नहीं आता। Which of the following is not a composite supply? इसमें से कौन सा कंपोजिट सप्लाई नहीं है? कन्वेंशन पैकेज विद होटल स्टे एंड मील्स, सेल ऑफ लैपटॉप विद बैग, सेल ऑफ चॉकलेट एंड जूस, एयर ट्रैवल विद कैटरिंग। तो इसमें आंसर आएगा सी, सेल ऑफ चॉकलेट विद एंड जूस। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्स सप्लाई? इसमें से मिक्स सप्लाई कौन सा नहीं है? तो सेल ऑफ लैपटॉप विद चार्जर वो तो कंपोजिट सप्लाई, बाकी सब मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल है। गिफ्ट पैक विद चॉकलेट एंड टॉय, सेल ऑफ वाटर बॉटल्स विद रेफ्रिजरेटर, रेंटिंग ऑफ हाउस फॉर मिक्स यूज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी? इसमें से कौन सा सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं है? तो रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, बाकी सब है ना सप्लाई, बाकी ऐसे सप्लाई है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जैसे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड किया, लैंड सप्लाई किया, लैंड को सेल किया, कोर्ट ने सर्विस प्रोवाइड किया, वो जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता। बाकी एक ही है चीज जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। नाउ अब केस स्टडी बेस है थोड़े एमसीक्यू। Bhushan donated a blackboard to a yoga institution. The institution printed goods wish from Mr. Bhushan. Is this a supply? No, it is not a supply. आपको याद है मैंने आपको ये बताया था कि डोनर ने नाम लिखा है नहीं लिखा है, तो वो सारे Bhushan donated a blackboard to a yoga institution. The institution printed good wishes from Mr. Bhushan. Is this a supply? It is no, it is not a supply. Srimati Durga Devi donated money to temple, which built a room and acknowledged her contribution. Is this a supply? The answer is B. No, it is not a supply. An artist sent artwork to a gallery for exhibition without consideration. Is this a supply? तो ये भी सप्लाई नहीं है, जब तक वो सेल नहीं होता तब तक वो सप्लाई नहीं है। Now insurance company offers no claim bonus, NCB. If NCB consider for supply, तो इसका आंसर याद रखना कि नो, इट इज नो, एनसीबी नो क्लेम बोनस। मैंने आपको समझाया था लेक्चर में, अभी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स नो क्लेम बोनस, आप सर्च कर लेना कि व्हाट इज नो क्लेम बोनस पॉलिसी, तो ये सप्लाई है कि नहीं। ऋषभ सेल्स इज पर्सनल कार टू ए डीलर, इज दिस ए सप्लाई अंडर जीएसटी? नो। तो देखो ये सारे केस स्टडीज है, आपको इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, है ना, एमसीक्यू में और मे नॉट कम, बट ये आपको अगर 3 मार्क में भी आता है तो आपको फायदा ही है। आपको लिखना है जस्ट, ज्यादा नहीं लिखना है, जिसका जस्ट उसका रीजन दे देना है आपको। मणिकर्णिका सेल्स ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू ए ज्वेलर, इज दिस ए सप्लाई? तो आंसर इज यस, नो, ओल्ड यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड ज्वेलरी है, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी है तो उसका खुद का पर्सनल है, तो ये सप्लाई नहीं हो सकता। सुंदरम आचार्य एन एक्टर सेल्स पेंटिंग एंड डोनेट्स प्रोसीड, इज दिस सप्लाई? हाँ ये सप्लाई है, उसने क्या किया, सेल किया और वो जो भी पैसा मिला वो उसने डोनेट कर दिया, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि उसने पैसा तो लिया ना, फिर भले वो पैसे से कुछ भी कर रहा है, बट ये यहाँ पे ये सप्लाई माना जाएगा। तो RWA कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट फ्रॉम रेसिडेंट फॉर अ फी, इज दिस ए सप्लाई? तो देखो यहाँ पे रेसिडेंट का वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है और उसके बदले में वो फीस भी ले रहा है, तो ये सप्लाई है
तो यस ये सप्लाई बन जाएगा क्योंकि उसने ये बिल भरने का फीस लिया इसलिए। रॉयल टर्फ क्लब फैसिलिटेट्स हॉर्स बैटिंग, इज दिस ए सप्लाई? हॉर्स बैटिंग को वो सब, क्योंकि हॉर्स एक ही लीगल बैटिंग अलाउड है तो वो है हॉर्स बैटिंग, तो ये सप्लाई हो जाएगा क्योंकि टर्फ क्लब ने हॉर्स बैटिंग करने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया इसलिए, यस आएगा आंसर। रमैया इंपोर्ट्स आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस, उसने खुद के रेसिडेंस के लिए आर्किटेक्ट सर्विस इंपोर्ट किया। तो देखो यहाँ पे ना, जब भी आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो ना तो उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है, बिजनेस पर्पस होना या नहीं होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए अगर कंसिडरेशन है और बिजनेस पर्पस नहीं है फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा, वाइसे वर्सा भी सप्लाई माना जाएगा। अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, पैसे नहीं है उसमें, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा? रॉयल रमैया इंपोर्ट आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस, तो देखो पैसा है, बिजनेस पर्पस इज मिसिंग, तो क्या ये सप्लाई है? यस, इट इज कंसिडर एज ए सप्लाई। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप टू ए फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका उसने आईटीसी अवेल किया था, तो इस केस में वो सप्लाई है, तो यस इट इज कंसिडर एज ए सप्लाई क्योंकि उसने क्या लेके रखा है? आईटीसी लेके रखा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, focus on the case studies that can be asked in your exam as a descriptive questions. A dealer transfer motor vehicle free of cost, ITC is blocked, is this a supply? तो देखो यहाँ पे पहले से ही उसको आईटीसी नहीं मिला था, अब वो फ्री ऑफ सप्लाई में सप्लाई करता है, तो क्या उस पे ये सप्लाई माना जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, अब वो सप्लाई नहीं है क्योंकि उसका आईटीसी क्या था? ब्लॉक। Now Mr. Priya holds 30% shares in ABC Limited and 35% in XYZ Limited. Are they related person? Yes, they are related person because Priya hold करती है more than 25% shares in ABC Limited and XYZ Limited. तो फिर उसका मतलब ये दोनों कंपनी ABC Limited and XYZ Limited जो है वो रिलेटेड पर्सन हो गई because they are one third person is holding more than 25% shares or in the two companies. Now these two company will become a related person. Mohan has GST registration in Delhi and West Bengal. Are they distinct person? Yes, because वो अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है सेम पर्सन ने. Now Rishabh Enterprise transfer goods from Maharashtra to Uttarakhand branch. Is this a supply? Yes, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे सप्लाई हुआ है, महाराष्ट्र टू उत्तराखंड, तो ये क्या सप्लाई है? तो हाँ ये सप्लाई माना जाता है. Raghubir Fabrics transferred shirts from Lucknow to Delhi showroom, both registered, दोनों registered है. Is this a supply? तो ये ब्रांच ट्रांसफर माना जाता है, तो ये भी सप्लाई है. Next one, Raghubir Fabric transferred shirts from Lucknow to Kanpur showroom, same registration, और ये दोनों एक ही स्टेट में, लखनऊ एंड कानपुर, सेम रजिस्ट्रेशन. इज दिस ए सप्लाई? तो यहाँ पे आएगा नो, क्योंकि सेम स्टेट है, सेम रजिस्ट्रेशन है, तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा. गौतम अपॉइंट्स गंभीर टू ऑक्शन पेंटिंग, गंभीर इशू इनवॉइस इन हिज ओन नेम. अब देखो यहाँ पे एजेंट ने क्या किया? खुद के नाम का इनवॉइस इशू किया है, बराबर. गौतम प्रिंसिपल है, गंभीर एजेंट है, और गंभीर ने क्या किया? खुद के नाम का इनवॉइस इशू किया है. इज दिस ए सप्लाई? तो आंसर इज यस, क्योंकि अब एजेंट ने खुद के नाम का इनवॉइस इशू कर दिया है इसलिए. रवि सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थ्रू कवि हु इशू इनवॉइस इन हिज नेम. इज दिस ए सप्लाई? तो यहाँ पे भी आंसर यस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कवि ने खुद के नाम का इनवॉइस इशू किया है. Zumru Associates receive free legal service from its Malaysian head office. तो देखो यहाँ पे है ना, import of service है, विदाउट कंसिडरेशन है, पैसा नहीं है, पर बिजनेस पर्पस है, तो इसका मतलब ये क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए था, है ना, इसलिए, भले पैसे नहीं थे. नेक्स्ट वन, चंपक रिसीव्स फ्री आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज सन फ्रॉम हिज सन इन यूएस फॉर हिज पर्सनल यूज. तो देखो यहाँ पे दोनों मिसिंग है, एक तो पर्सनल यूज है, वो तो यानी बिजनेस पर्पस मिसिंग है, और दूसरा पैसा भी नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं. तो क्या ये सप्लाई है? नहीं, अब सप्लाई वो नहीं है, दोनों में से कोई भी एक होता तो सप्लाई बन जाता. नाउ RWA supplies air conditioner to members
at a concessional price. Is this a supply? तो RWA supplies air conditioner to a member at concessional price. Is this a supply? तो ये यहाँ पे आंसर आएगा यस, क्योंकि कंसेशनल प्राइस उसने क्या किया, उसके बदले में उसका प्राइस दिया है. इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है क्योंकि बहुत बड़ा है. RW एक ऐप भी है, रोजगार भी दम वो पता नहीं वही हो गए शायद, है ना, इसलिए मैं आई एम नॉट स्पीकिंग इट. कि RWA सप्लाइज एयर कंडीशनर टू द मेंबर एट ए कंसेशनल प्राइस. इज दिस ए सप्लाई? नो, यस. तो आंसर इज यस. Now next one, Shivaji sell garment to customer. What type of supply is this? के शिवाजी ये पढ़ाते हैं कोर्स वगैरह और यहाँ पे ना मेंबर के लिए है शायद अलग. मेंबर्स होते हैं ना टीचर्स वगैरह. RWA supplies air conditioner to member at a concessional price. Is this a supply? तो आंसर इज यस, क्योंकि वो कंसेशनल प्राइस तो लिया है ना. रोजगार विद अंकित. ये मेरे पास है. ओके, तो यहाँ पे ना एक 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 फर्म है या एक कुछ ऐसा है जो अपने मेंबर्स को क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, और वो सर्विस प्रोवाइड करने का वो थोड़ा चार्ज लेता है. तो क्या वो सप्लाई है? तो हाँ, वो सप्लाई है. शिवाजी सेल्स गारमेंट टू कस्टमर. व्हाट टाइप ऑफ सप्लाई इज दिस? तो देखो गारमेंट सेल कर रहा है तो ये तो बहुत इजी सप्लाई है. कि क्या सेल कर रहा है? गुड्स ना. तो गुड्स ही है, इसमें तो सोचने जैसा नहीं, ये कभी नहीं आएगा MCQ. जीनियस इक्विपमेंट रेंट्स मशीनरी. व्हाट टाइप ऑफ सप्लाई इज दिस? तो मशीनरी बेचा है, तो ये क्या हुआ? सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, क्योंकि रेंट्स कर रहा है. ब्रान है, देख लो, सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ध्यान रहे, ये पूछाएगा आपको. ध्रुवा कैपिटल सप्लाइज गुड्स ऑन हायर परचेज. व्हाट टाइप ऑफ सप्लाई इज दिस? तो सप्लाई ऑफ गुड्स है. देखो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज में डिफरेंस आपको आना चाहिए. रहा नहीं क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? दामानी डाइंग हाउस डाइज क्लोथ्स ऑन जॉब वर्क. व्हाट टाइप ऑफ सप्लाई इज दिस? तो आंसर इज बी, सप्लाई ऑफ सर्विस. वो क्या करता है? डाइंग करके देता है क्लोथ्स को. इसके लिए राठी बिल्डर्स रिसीव्स पार्शियल पेमेंट बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट. इज दिस ए सप्लाई? हाँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले आपको कंसिडरेशन मिला है, तो क्या बनना पड़ेगा आपका? ये सप्लाई मान लिया जाएगा. श्रृंगार एंटरप्राइज सप्लाइज किट्स विथ शैम्पू, फेस वॉश, काजल. व्हाट इज द GST रेट? अब इसमें यहाँ पे एक्चुअली रेट नहीं दिया है. हाँ, तो अब समझ लेते हैं कि अलग अलग है. देखो आंसर से डिसाइड करते हैं. देखो आंसर क्या है? रेट ऑफ हाईएस्ट टैक्स आइटम्स, है ना. अब रेट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा रेट. नाउ रति कंप्यूटर सेप्ट, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई था ऊपर. नेक्स्ट वन, रति कंप्यूटर सप्लाइज लैपटॉप विद बैग. व्हाट इज दिस? व्हाट इज द GST रेट? यहाँ पे रेट ऑफ लैपटॉप आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप है, और यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई का ये एग्जांपल है. ए होटल ऑफर कॉन्फ्रेंस पैकेज विद मील्स, रूम्स एंड फिटनेस एक्सेस. व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई? इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? तो यहाँ पे होटल ऑफर्स कॉन्फ्रेंस रूम. तो देखो यहाँ पे कन्वेंशन सर्विस है, क्योंकि उनको कॉन्फ्रेंस करना है, तो ये कन्वेंशन सर्विस उसका मेन सप्लाई हुआ. मील्स, रूम्स एंड फिटनेस एक्सेस